हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत आभार आप सभी का एंड थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट। मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी के इटरनल लव और सपोर्ट के लिए। और आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, कम से कम मैं आपको 30 से 40 पैसेज कराने वाला हूँ। आज 10 पैसेज एक साथ खत्म होने वाले हैं। 1 से 1.5 घंटे की एक क्लास बहुत इफेक्टिव होने वाली है प्यारे बच्चों। 1 से 1.5 घंटे की ये क्लास आपके सामने बहुत बेहतरीन होगी। हम 10 मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज करने वाले हैं आज ही। एयरफोर्स में आए हुए ये सारे पैसेज हैं। मैं आपको सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, ये सारे पैसेज प्रीवियस एग्जाम्स में, चाहे वो एयरफोर्स की रैली भर्ती हो, चाहे वो एयरफोर्स की नॉर्मल भर्ती हो, आपको सभी आए हुए पैसेज हैं टोटली। और ये पैसेज एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। जिनका एग्जाम 25 सितंबर को है, कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दो। सबसे पहले यूट्यूब पर मैंने आपको बता दिया था कि एडमिट कार्ड 14 और 15 तारीख को आ जाएंगे। एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट वो आ चुके हैं। आई होप आपको सबको पता चल गया होगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर पेपर से डरना नहीं है। ये 10 मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज जिसकी पीडीएफ कॉपी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वहां जाकर आप पहले टेलीग्राम से उन पैसेज को सॉल्व कर सकते हो और उसके बाद इस वीडियो को देख करके अपने आंसर मैच कर सकते हो। मैं बहुत बेहतरीन तरीके से पैसेज आपको कराने वाला हूं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप 1.5 स्पीड पर इनको देख सकते हो। 1.5 की स्पीड पर देखोगे तो जल्दी कवर अप आपका हो जाएगा। नॉर्मल स्पीड पर आपको थोड़ा सा ये लंबा दिखेगा। क्लैरिटी लगभग ठीक है लेकिन उतनी ही आपको मैनेज करनी होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पैसेज, स्क्रीन पर आपके सामने है। सर कैसे कराओगे आप पैसेज, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। देखो दोनों तरीके से मैं बताऊंगा। पैसेज के क्वेश्चन पढ़कर भी आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना होता है। फिर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन देखकर भी पैसेज कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस देखकर पैसेज फर्स्ट स्क्रीन पर आपके सामने मैंने रख दिया है। ये लीजिए, पैसेज फर्स्ट स्क्रीन पर आपके सामने रख दिया है। पहले मैं पढ़ूंगा जल्दी जल्दी पैसेज को, क्योंकि हमें पर्याप्त समय मिलेगा एयरफोर्स में। एयरफोर्स में गलती से ये मत सोचना 20 मिनट बहुत समय है। पूरा पेपर पैसेज को छोड़कर 10 मिनट से 12 मिनट में पूरा हो जाएगा। लगभग 7 से 8 मिनट आराम से, मैं बता रहा हूं 8 से 10 मिनट का समय आपके पास रह जाएगा केवल पैसेज के लिए। मुझे लगता है पैसेज को आपको पूरी ईमानदारी से पढ़ करके और प्लस क्वेश्चन देख करके करना चाहिए, क्योंकि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। पैसेज फर्स्ट में स्क्रीन पर आपके सामने पहले समझा रहा हूं। यदि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से कराऊंगा तो आपको लगेगा सर समझा भी देते शायद ये पैसेज, इनमें से बहुत चांसेस हैं कि पैसेज आ भी जाए। कल भी इसके लिए एक और सीरीज आएगी। 10 पैसेज फिर से आपको देखने को मिलेंगे। पहले ये 10 पैसेज हैं, ध्यान से देखना। इस तरह 3 सीरीज आएंगी 10-10 की। 30 मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज आपके सामने होंगे। जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 35 पेपर मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया इंग्लिश के, यार वो आपने कर लिया तो बहुत ज्यादा आपका इंग्लिश का लेवल अच्छा हो जाएगा। पहला पेपर स्क्रीन पर आप सभी के सामने, पहला जो पैसेज है स्क्रीन पर आपके सामने। इफ आई हैड आस्क्ड इन माई अर्ली यूथ, ध्यान से समझना है लेखक जो भी कह रहा है, पैसेज में जिसकी भी भावना है वो क्या कह रहा है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है यहां पर आई, पास्ट की बात चल रही है। लेखक कह रहा है इफ आई हैड बीन आस्क्ड, मुझसे पूछा जाता इन माई अर्ली यूथ, मेरी युवावस्था के दिनों में। लेखक अभी बूढ़ा हो गया, बड़ा हो गया, वो कह रहा है कि युवावस्था में मुझसे पूछा जाता, शुरुआत में जब मैं छोटा था, कि मुझे क्या पसंद है। आई प्रेफर टू हैव डीलिंग ओनली विद मैन, कि मुझे व्यक्तियों के साथ रहना या बात करना पसंद है या फिर केवल किताबों से लगाव है। लेखक कह रहा है कि अगर मुझसे पूछोगे कि मेरी जब युवावस्था थी तो मुझे क्या पसंद था, किताबें या व्यक्ति, ठीक है। तो लेखक कह रहा है मेरा आंसर क्या होगा, माई आंसर वुड सर्टेनली, माने पक्का, हैव बीन इन फेवर ऑफ बुक्स, तो मेरा आंसर हमेशा किताबों के पक्ष में ही जाएगा। ये लेखक के बचपन के विचार हैं। इन लेटर ईयर्स, माने बाद वाले सालों में, पहले लेखक को किससे लगाव है, किताबों से, लेकिन बाद वाले सालों में क्या हुआ, ये किताबों से लगाव बिकम लेस एंड लेस, कम होता गया। क्यों कम हो गया, लेखक कह रहा है ऐसा नहीं है। आप सोच रहे होंगे इसलिए कम हो गया क्योंकि उसे लोगों से प्यार हो गया, नहीं। लेखक कह रहा है नॉट दैट, इसलिए नहीं। आई हैव सो मच बेटर एक्सपीरियंस विद मैन, लेखक कह रहा है इसलिए किताबों से कम नहीं हुआ कि मुझे कोई व्यक्तियों से प्यार हो गया था, ऐसा नहीं था। देन विद बुक्स, किताबों के बजाय कोई व्यक्ति मुझे अच्छे लगने लगे, ऐसा नहीं था। क्या चीज थी, ऑन द कॉन्ट्रेरी, लेखक कह रहा है इसके ठीक उल्टे, डिलाइटेडफुल बुक्स, आज भी अच्छी किताबें, डिलाइटेडफुल खुशी देने वाली किताबें,
नाउ कम इन माई वे, मेरे रास्ते में आती हैं, पहले मैं उनको प्रायोरिटी देता हूं बजाय प्योरली डिलाइटेड फुल मैन। लेखक कह रहा है आज भी मैं अच्छे आदमियों से पहले अच्छी किताबों को पसंद करता हूं पढ़ना या उनको प्रायोरिटी देता हूं, बट द मैनी बैड एक्सपीरियंसेस, लेकिन ये कह रहा है कि मेरा किताबों से धीरे धीरे एक्सपीरियंस ज्यादा पढ़ना रुचि क्यों खत्म हो गई, कुछ ऐसे बुरे एक्सपीरियंस थे आदमियों के साथ, बट द मैनी बैड एक्सपीरियंस हैव नरिश्ड द मीडो ऑफ माई लाइफ एज द नोबल ऑफ बुक्स कुडंट डू। बहुत अच्छा है, लेखक ये कह रहा है मैं किताबें पहले पढ़ता था, बाद में कम हो गया, वो इसलिए हो गया क्योंकि जो मैंने किताबों में पढ़ा, जैसे किसी किताब में लिखा हुआ है कि आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, लेकिन रियल लाइफ में ये बात आपको कहाँ पता चलती है। किताबों ने तो लिख दिया, आपने किताबें पढ़ ली, आपने अच्छा कर दिया, लेकिन उसी व्यक्ति ने आपके पीछे छुरा घोंप दिया, तो ये बताओ ये जो चीज़ है रियलिटी किससे पता चलेगी, किताबों से या आदमियों के साथ जो आपके अनुभव है उनसे पता चलेगी। ठीक है, मैं 1 मिनट में इसकी समरी बता रहा हूं, थोड़ा धीरे पढ़ाऊंगा क्योंकि जिससे आपका लाभ हो। लेखक छोटा था तब वो कह रहा है मुझे किताबें पसंद थी, लेखक अभी बड़ा हो गया वो कह रहा है अब मुझे किताबों से ज्यादा आदमी पसंद है, इसका रीजन भी बता रहा है। लेखक कह रहा है जब मैं किताबें पढ़ता था छोटा तो मुझ में ये लगता था कि कहीं किताबें ही सही हैं, लेकिन जब मैंने किताबों में पढ़ा आदमियों के साथ रहने के बाद उसका ठीक मुझे उल्टा मिला, वो नहीं मिला जो किताबों में लिखा हुआ है। इसलिए कहा जाता है केवल किताबी कीड़ा होने से कुछ नहीं होगा, आपका एक्सपीरियंस भी जरूरी है। लेखक कह रहा है जब मेरे साथ गलत चीजें हुई, मैंने लोगों के साथ अच्छी की, किताबों में जो लिखी थी कि आप अच्छा करोगे, लेकिन मेरे साथ गलत हुआ तो मुझे किताबों से थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया। और सबसे जरूरी लेखक किससे सीखा, एक्सपीरियंस से सीखा, जिंदगी के एक्सपीरियंस, बुरे एक्सपीरियंस से लेखक को पता चला। ये पूरा पैसेज है प्यारे बच्चे। मैं सीधे क्वेश्चंस पर आपके सामने चलता हूं। पहला क्वेश्चन, अब आपको इतना अच्छा आपने पैसेज पढ़ लिया है कि अब आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन, ऑथर ने कहा है कि बाद वाले सालों में किताबों से जो प्यार है डिमिनिश माने कम हो गया। लेखक का क्यों हो गया, पहले उसे किताबें पसंद थी बाद में कम हो गया, क्योंकि उसे इतनी अच्छी किताबें पढ़ने को नहीं मिली, ऐसा नहीं था, किताबें थी। क्योंकि उसे आदमियों के साथ अच्छा ज्यादा अनुभव हो गया था, नहीं, आदमियों के साथ भी नहीं था। क्योंकि उसने किताबें पढ़ने की आदत छोड़ दी थी, ये भी नहीं था। लेखक ने किताबें पढ़ना नहीं छोड़ा, आज भी लेखक अच्छी किताबें पढ़ना पसंद करता है, लेकिन जो उसके साथ बुरे एक्सपीरियंस हुए उन्होंने ज्यादा सिखा दिया, वो ज्यादा वैल्यूएबल थे बजाय अच्छी से अच्छी किताब जो नहीं सिखा सकी। जो अच्छी से अच्छी किताब नहीं सिखा सकती उससे ज्यादा जो लेखक के साथ बुरे एक्सपीरियंस हुए उन्होंने सिखा दिया। और आंसर हो गया पहले का डी। आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चे, पहले का आंसर हो गया डी। पहले पैसेज का पहला क्वेश्चन आंसर हो गया डी। दूसरा क्वेश्चन, अपनी युवावस्था में लेखक को क्या था, इन हिज अर्ली यूथ ऑथर क्या पसंद करता था, लाइक्ड टू हैव मोर डीलिंग विद बुक्स विद देन मैन, व्यक्तियों से ज्यादा किताबें, या प्रेफर्ड टू हैव डीलिंग ओनली विद बुक्स, किताबों ही पसंद करना था। लाइक्ड, लेखक अपने बचपन के दिनों में लेखक ने कहा था कि यदि मुझसे पूछा जाए मेरे युवावस्था में तो मुझे इंसानों से ज्यादा किताबें पढ़ना पसंद होगा, प्रेफरेंस जाएगा। तो प्रेफर टू हैव डीलिंग ओनली विद बुक्स, किताबों से ज्यादा था। लाइक्ड टू हैव मोर डीलिंग विद बुक्स देन विद मैन, देखो लाइक्ड टू हैव मोर डीलिंग विद मैन, आदमियों से ज्यादा नहीं था उसे किताब बचपन में। लाइक टू हैव डीलिंग मोर विद मैन देन विद बुक्स, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि सेम बिल्कुल वो हो गया है। लेखक को अपनी युवावस्था में लाइक्ड टू हैव मोर डीलिंग, प्रेफरेंस वो पहले देता था, डीलिंग नहीं करता था, वो पहले किताबों को प्रेफरेंस देता था। ओनली विद बुक्स, प्रेफर टू हैव डीलिंग ओनली विद बुक्स। लेखक ये प्रेफरेंस माने होता है किसी का, उसे आदमी भी पसंद थे लेकिन वो प्रेफरेंस किसको देता था, पहले उसे युवावस्था में किताबें पसंद थी और इसलिए बी इज द राइट आंसर। क्या हो गया, सेकंड क्वेश्चन का बी इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, ये देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो पैसेज के दिए गए पैसेज में से बेस्ट आर्ग्यूमेंट, क्या चीज सही है पैसेज के हिसाब से, किताबें इंसानों से बेहतर होती हैं ऐसा नहीं कहा गया है। देयर आर प्योरली, बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो अच्छे किताबों से, ऐसा भी नहीं कहा गया है। इट इज़ द एक्सपीरियंस, सबसे बड़ी बात जिंदगी में अनुभव होती है इंसानों के साथ जो हमें जिंदगी की सच्चाई सिखाता है, किताबें नहीं सिखा सकते। बिल्कुल सही आंसर है, पूरा पैसेज एक ही चीज के ऊपर है।
केवल आप किताबी कीड़ा बन रहे हो, किताबों में लिखा है कि आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, लेकिन रियलिटी में, जिंदगी में, एक्सपीरियंसेस के साथ आपको पता चलता है जिसके साथ आपने सबसे सही किया उसी ने पीछे से छुरा घोंप दिया। और इसीलिए पूरा पैसेज एक्सपीरियंस, लाइफ में बुरे अनुभवों से जो सीख मिलती है वो कभी किताबों से नहीं मिल सकती। इसी के ऊपर है, सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ या नहीं? ये 3 क्वेश्चन इस पैसेज में आए हुए हैं 2016 में। ये मेडिकल असिस्टेंट की परीक्षा में एयरफोर्स में आया हुआ पेपर है। अगला हम चलते हैं पैसेज, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। दूसरा पैसेज स्क्रीन पर आपके सामने, ये लीजिए, आप पढ़ लीजिए। दूसरा पैसेज क्लियर दिख रहा है सर? लीजिए, मैं पढ़ा देता हूं। जॉन एक व्यक्ति है, जॉन हैड नेवर थॉट। चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ये दिक्कत है तो हल्का सा। दिख रहा है? इतना दिख रहा है सर? चलिए, ये देखिए, जॉन हैड नेवर थॉट, जॉन ने बहुत ज्यादा नहीं सोचा था। यदि बच्चों को ये कम दिख रहा है तो आप पीडीएफ डली हुई है, पहले वहां से सॉल्व कर लो, फिर इसके आंसर देख लेना, ठीक है? जॉन एक व्यक्ति, उसने कभी ज्यादा नहीं सोचा है जिंदगी में, ना तो ओरिजिन ऑफ वेल्थ, ना तो पैसे के बारे में ज्यादा सोचा है, और ना ही इनइक्वालिटीज इन लाइफ, लाइफ में जो जिंदगी में जो असमानताएं आनी है, जो डिफिकल्टी आनी है, उनके बारे में जॉन के शब्द हैं। इट वॉज हिज फर्म बिलीफ, उसका ये बहुत बड़ा विश्वास क्या था, इफ दिस वर्ल्ड वॉज नॉट गुड, यदि ये संसार अच्छा नहीं है मेरे लिए, तो वो बिलीव करता था कि नेक्स्ट जो भी आएगा वो बहुत अच्छा होगा, नेक्स्ट वुड बी गुड। ये जॉन के विचार हैं, और इसी विश्वास ने, दिस फेथ सस्टेंड हिम, उसको जिंदा रखा। सस्टेंड माने बनाए रखा। ही वॉज नॉट लाइक सम अदर्स, वो उन लोगों की तरह नहीं था, होम, जिनकी तरह, जिनको वो जानता था। वो कैसे लोग होते हैं दुनिया में? हु वुड सेल देयर सोल्स टू द डेविल। सेल माने बेच देते हैं, सोल्स माने आत्मा को, डेविल माने थोड़ी सी लालच में अपने ईमान को बेच देना। आपने सुना होगा, पैसे के लिए ईमान को बेच देना, उसी को कहा जाता है सेल द सोल्स टू द डेविल्स, सेल देयर सोल्स टू द डेविल्स। यहां जॉन एक व्यक्ति है, मैं आगे बता रहा हूं, ही ऑलवेज थॉट, वो हमेशा भगवान के बारे में सोचता था कुछ भी काम करने से पहले। वो एक सिंपल जिंदगी जीता था, ईमानदार व्यक्ति की। ही हैड नॉट मैरिड, उसने शादियां नहीं की। इसका मतलब ये नहीं है कि ही डिड नॉट डिजायर अनदर, कि उसने दूसरे की पत्नी पर गंदी नजर डाली। जॉन ने शादी नहीं करी, वो सिंपल जिंदगी जीना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो दूसरे की औरत को गलत नजर से देखेगा। ही बिलीव्ड, वो मानता था, वीमेन, औरत शादी क्यों नहीं, उसके खुद के विचार हैं। उसने कहा कि औरतें आदमी को कमजोर बना देती हैं, जैसा कि उसने एक स्टोरी पढ़ी थी, सैमसन और डेलीला के स्टोरी में डिस्क्राइब था उपन्यास में, कि भाई औरतें आदमी को कमजोर बना देंगे बहुत सारी टेंशन दे करके, और इसलिए उसने शादी नहीं करी। ये खुद के विचार है। पहला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर आपके सामने दे रहा हूं। दूसरे पैसेज का पहला क्वेश्चन, हमने पैसेज पढ़ लिया, अब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि अच्छे से आपने पैसेज पढ़ा है तो आप समझ पाओगे। यहां एक फ्रेज आया था, टू सेल देयर वंस डेविल्स। सेल माने अपनी बुराई या राक्षस को अपनी आत्मा बेच देना। इसका अर्थ ही क्या हुआ? मतलब अपनी आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा मतलब ईमान, सोल माने आत्मा, ईमान को बेचना। किसको बेचना? बुराई का मतलब है पैसे के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, उसको कहा जाएगा। ये एक आइडम्स फ्रेज है। तो इसका मीनिंग पूछा गया पैसेज में, किसी की आवाज को, कंसेंस को दबा देना, अंतरात्मा नहीं। गिव हिम, भलाई को त्याग देना, इन एक्सचेंज फॉर एविल, बुराई के लिए भलाई को त्याग देना, ये भी नहीं है पूरी तरह। अपनी ईमानदारी को त्याग देना पैसे के लालच में, ये बिल्कुल सही है। पैसे के लिए कुछ भी कर लेना, सी इज द राइट आंसर। अपने पैसे के लालच में ईमानदारी को, अपने ईमान को बेच देना, उसी को कहा जाता है टू सेल वन सोल टू द डेविल। सेकंड क्वेश्चन, जॉन ने सोचा था कि औरतें आदमी को कमजोर बनाती हैं, ऐसा उसने कहां से सोचा था? उसने सोचा था क्योंकि औरतें बुरी होती हैं, क्योंकि उसने एक फेरी, फैंसी टेल डेविल की कहानी पढ़ी थी, राक्षसी या उसकी, ठीक, ऐसा नहीं था। उसकी जिंदगी को किसी ने खराब कर दिया था। ये उसे कहां से कन्विंस हुआ था? ये उसे कन्विंस हुआ था द स्टोरी ऑफ सैमसन एंड डेलीला। जिसने वो उपन्यास पढ़ा था सैमसन और डेलीला का, वहां से इलिस्ट्रेटेड हुआ था। टू का आंसर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर डी, सैमसन और डेलीला की स्टोरी में पढ़ा था। और तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर, मैं तीसरा और चौथा क्वेश्चन लीजिए, पहले तीसरा चौथा देख लीजिए। इट वॉज जॉन्स बिलीफ, जॉन का क्या बिलीफ था? जॉन कैसा व्यक्ति है? एक सिंपल जीने वाला है। जॉन ने ये कहा है कि केवल कुंवारे रह के ही खुश रहा जा सकता है, ऐसा तो नहीं कहा।
क्या दुनिया एक अच्छी जगह है? उसने ऐसा नहीं कहा। देयर इज नो अदर वर्ल्ड, क्या दूसरा अदर वर्ल्ड संसार नहीं है? उसने कहा था दूसरा भी संसार आएगा। वन मस्ट लीड ऑनेस्ट लाइफ, एक अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए। जॉन एक ऐसी प्रवृत्ति का बच्चा है या एक व्यक्ति है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार वाला व्यक्ति है, इसलिए उसे पैसे से लगाव नहीं है। वन मस्ट लीड एन ऑनेस्ट लाइफ, ईमानदार जिंदगी जीनी चाहिए। दूसरे की पत्नी को ना चाहने से जॉन का क्या अर्थ है? बाई नॉट डिजायरिंग एनोदर मेन्स वाइफ का मतलब बताओ क्या है? ही वॉन्टेड टू गेट मैरिड, वो शादी करना चाहता है। अरे भाई कोई भी व्यक्ति है, जॉन ने कहा कि मैं किसी की गलत पत्नी को, मैंने शादी भी नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे की पत्नी को गलत नजरों से देखूं। तो ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है भाई? जिसके सिद्धांतवादी होगा वही तो होगा। ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। यहाँ PLES है, PLES प्रिंसिपल्स की अंग्रेजी होती है PRINCI, प्रिंसिपल, ये तो प्रधानाचार्य होता है। वो एक सिद्धांतवादी आदमी है भाई, वो एक बहुत ही व्यावहारिक और सिद्धांतवादी, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग वाला है। तो वो ऐसे गलत कैसे कर लेगा? इसलिए उसने कहा मैं किसी को गलत नजर से नहीं देखूंगा। और हमें पैसे से क्या पता चलता है जॉन कैसा है? जल्दी बताओ। पैसे से क्या हमें पता चल रहा है वो पढ़ा लिखा नहीं है? ऐसा तो कहीं आया नहीं है। क्या पता चल रहा है वो बहुत निराशावादी आदमी है, पैसिमिस्टिक? ऐसा भी नहीं पता चल रहा। अ मैन ऑफ सिंपल फेथ, बिल्कुल सही है। सादा जीवन उच्च विचार, क्या वो स्कॉलर ऑफ स्क्रिप्ट, धार्मिक किताबों का विद्वान है? ऐसा भी कहीं नहीं लिखा गया। पैसे से हमें पता चल रहा है अ मैन ऑफ सिंपल फेथ, ऑनेस्ट व्यक्ति है, सादा जीवन उच्च विचार वाला व्यक्ति है, जिसने जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसे के बारे में नहीं सोचा है और ना ही परेशानियों से वो डरने वाला है। अ मैन ऑफ सिंपल लिविंग या सिंपल फेथ। क्लियर हुआ? आई थिंक 2 पैसेज मुझे लगता है खत्म हो गए। तीसरा पैसेज स्क्रीन पर आपके सामने है। बहुत अच्छा पैसेज है, सच बता रहा हूं मैं आपको, कई बार रिपीट हुआ है। एक बार आप ऑनेस्टली पढ़कर देखिए। पूरा पैसेज दिख रहा है सर? पैसेज कट तो नहीं रहा है पैसेज? ये लीजिए सर, फटाफट बताइए स्टैमरिंग क्या है, फटाफट से देखना। आप चाहते हो मैं इसे क्वेश्चनों से करा दूं? आप चाहते हो क्वेश्चन देख करके मैं करा दूं? ऐसा मत सोचना मैं पढ़ा के करा रहा हूं, मैं क्वेश्चन देख कर करा देता हूं आपको। चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर यह है, स्टैमरिंग इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ, किसके कारण होती है? स्टैमरिंग इज कॉज्ड ऑफ, किसके कारण? स्टैमरिंग माने हकलाना होता है, हिचकिचाहट होना, हकलाना, डरना, बहुत ज्यादा डरना पैदा होना, मतलब डर ज्यादा पैदा हो जाता है, उसको स्टैमरिंग कहा जाता है। स्टैमरिंग माने जो भय पैदा हो जाता है छोटे बच्चों में, उसका मुख्य कारण क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। फिजिकल डिसऑर्डर है, कोई बीमारी है। हिंडर्ड ग्रोथ, इसमें ग्रोथ रुक जाती है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ की कमी से बीमारी होती है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, डर जाते हैं। चारों ऑप्शनों को हम देख लेते हैं। स्टैमरिंग का मुख्य कारण क्या है? ऊपर से चलते हैं, चलिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया, स्टैमरिंग इज अ हैबिट डिसऑर्डर है, बिल्कुल सही है। लिंक्ड किससे जुड़ा हुआ है? लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से, ये मेन रीजन होता है। किसकी वजह से होता है? लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। स्टैमरिंग का मुख्य कारण क्या है? जल्दी बताइए। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। द सेकेंड स्टेज क्या है ऑफ अ बच्चे? चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, जब एक बच्चा भाषा सीख रहा होता है तो उसकी दूसरी स्टेज क्या है? द सेकेंड स्टेज ऑफ अ चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, जब आप छोटे होते हैं, पहले बोलना शुरू करते हैं, सुनना शुरू करते हैं, तो सेकेंड स्टेज क्या है एक बच्चे की? द सेकेंड स्टेज ऑफ अ चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज। ऊपर स्पीकिंग होती है, लिसनिंग होती है, राइटिंग होती है, रीडिंग होती है। मैं समझ लेता हूं, पैसेज पर ऊपर चलते हैं। सेकेंड स्टेज के बारे में हमारे पास कहा गया है सर 4 स्टेज होती हैं एक बच्चे की, बिल्कुल सही है। पहली कौन सी होती है? लर्निंग टू अंडरस्टैंड द स्पोकन लैंग्वेज, जो कोई बोल रहा है उसको पहले वो अंडरस्टैंड करता है। आप बच्चे से बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, पापा, वो सुनता है पहले क्या बोला जा रहा है, 1-2 साल तक वो सुनता है, पापा, अम्मा, ठीक है, पहले वो सुनता है, अंडरस्टैंड करता है, समझता है ये क्या बोला जा रहा है, समझना। और सेकंड क्या है? आंसर आ गया, सेकंड है स्पीकिंग। फिर वो बोलने की कोशिश करता है, आप उससे कहते हैं ये मम्मा है, वो कोशिश करता है मम्मा मम्मा, मतलब क्या हुआ? दूसरी स्टेज बच्चे की क्या हो गई प्यारे बच्चे? स्पीकिंग। उसने दूसरी स्टेज पूछी गई है। ऑप्शन देख लीजिएगा भाई, आप लीजिए, एक बच्चे की दूसरी स्टेज क्या होती है? तो अब बताओ आंसर क्या आ गया, कौन सी होगी? स्पीकिंग इज द राइट आंसर। दूसरे का सही आंसर हो गया, ए इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा,
बेसिकली क्या कारण होता है, रीजन फॉर डेवलपिंग, डर पैदा हो जाता है एक बच्चे के दिमाग में, डर क्या पैदा किस वजह से होता है, जल्दी बताओ। क्या ऑप्शन है, पेरेंट की वजह से, ओवर कॉशियस मदर जो ज्यादा डरा कर रखती हैं ऐसी माताओं की वजह से, पिताजी की वजह से, या चाचा भतीजे उनकी वजह से, अंकल की वजह से। इसका भी आंसर समझ लेते हैं, मैंने दोनों तरीके से समझाऊंगा, पैसेज बड़ा है। तीसरा क्वेश्चन, चलो फिर से पैसेज खोल लेते हैं, ये लीजिए। अब देखो आपको बहुत आसान है, पहला पैसेज तो खत्म हो गया, थर्ड स्टेज बता दी इन्होंने, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतने पर डेवलप होती है, फोर्थ स्टेज हो गई, आगे डेवलप होती है। बिल्कुल, दिस इज एब्सोल्यूट नॉर्मल है, बिल्कुल यहां तक आ गए। बट वॉट ओवर, ओवर कॉशियस मदर, ये एवर लिख गया है, यहां पर क्या है, ओवर कॉशियस मदर है। ये हमारी जो ओवर कॉशियस मदर हैं, एक ऐसी माएँ जो ये समझते हैं कि बच्चे को जितना आप डरा दोगे, जितना वो डर जाएगा उतना ही वो होशियार हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। छोटा सा बच्चा, उसको इतना डरा दिया, उतना मारा पीटा है, वो ये टॉयलेट भी करने जा रहा तो पूछ के जा रहा, मम्मा टॉयलेट करो, मम्मा ने उसको झाड़ दिया, चुप कर यहाँ पे, टॉयलेट नहीं करेगा। वो डर जाएगा, ये माँ है कि कौन है, और इसलिए उसमें एक डर पैदा हो जाएगा। तो इसका मुख्य कारण है एक हमारी बिना पढ़ी लिखी ऐसी माएँ। इसलिए गवर्नमेंट टीचर बनने से पहले आपको बीएड और बीटीसी कराती है कि आप चाइल्ड पेडागोजी को समझ पाएं, बच्चे की मनोचिकित्सा को समझ पाएं कि बच्चे की क्या अंडरस्टैंडिंग है, कैसे उसको ट्रीट करना है। और व्हाट ओवर कॉशियस मदर्स, यहीं पर आ गया आंसर, क्या आ गया आंसर, आ गया सर क्वेश्चन का, ओवर कॉशियस मदर। ये लीजिए तीसरा क्वेश्चन, सर हमारी ओवर कॉशियस जो मदर्स होती हैं वही सबसे बड़ा कारण है बच्चे के मन में भय पैदा होने का, ये ओवर कॉशियस मदर्स होती हैं हमारे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर, अगला क्वेश्चन, फ्लुएंसी ऐसे बच्चों में, ऐसे जो पेशेंट होते हैं जो डर डर के बोलते हैं, इनमें फ्लुएंसी कब लाई जा सकती है, कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, केवल तभी आ सकती है इन स्पीच ऑफ सच पेशेंट। भाई जब बच्चा डर जाएगा वो हकलाना शुरू कर देता है, हकलाना का मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डरना। बहुत आपने कुछ बच्चे देखे होंगे जिन्हें बचपन में बहुत पीटा गया, मारा गया है, उनके अंदर परमानेंट लाइफ लॉन्ग एक डर पैदा हो जाता है प्यारे बच्चे। ठीक है, लाइफ लॉन्ग क्या हो जाता है, एक डर पैदा हो जाता है, लाइट ऑन करवा देना, और वो कभी बोल नहीं पाते। ऐसे बच्चों का एक ही इलाज है, ये बताओ कैसे, बहुत प्यार करके उनको हिप्नोसिस से, या थप्पड़ मार करके, या पनिशमेंट दे करके, या सिम्बोसिस करके। ध्यान से समझ लो, इसका भी आंसर लिखा हुआ है, ऐसे बच्चों को कैसे ठीक कर सकते हैं हम, ये नीचे लिखा हुआ है, ध्यान से जाओ जल्दी। सर इन पेशेंटों को फ्लुएंसी, ऐसे लोगों में फ्लुएंसी कब आ सकती है, ऐसे रोगियों में, इनको प्रोवाइड इन द स्पीच ऑफ सच पेशेंट थ्रू हिप्नोसिस। हिप्नोसिस किसे कहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मोहित करके, सम्मोहन करके, उनसे लगाव करके, उनसे प्यार करके, उन्हें बिना डराए धमकाए बहुत ज़्यादा प्यार करके उन्हें चेंज किया जा सकता है, उनके डर को दूर किया जा सकता है। एक ही तरीका है ऐसे रोगियों को ठीक करने का, और वो क्या होगा, चौथे का क्वेश्चन, हिप्नोसिस इज द राइट आंसर। बहुत ज्यादा उन्हें सम्मान देकर, इज्जत देकर, प्यार देकर इन रोगियों को ठीक किया जा सकता है। पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पर, बाय द टाइम जब बच्चा बिकम्स द 2 इयर्स, 2 साल का हो जाता है, उसे क्या क्या आ जाता है, वो क्या क्या कर सकता है 2 साल का। फिर से चलते हैं पैसेज पर, मैं आपको बता रहा हूं कैसे सॉल्व करते हैं, पैसेज को पढ़कर भी आप कर सकते हैं। 2 साल का हो जाता है उस तक समझ लेते हैं। बोथ ऑफ दीज यूजुअली डेवलप्ड अराउंड द एज ऑफ 2, ये आ गया 2 साल। क्या क्या डेवलप हो जाता है, पहली स्टेज है लर्निंग टू अंडरस्टैंड, पहली होती है अंडरस्टैंड, और दूसरी होती है स्पीकिंग। दो चीजें वो सीखता है, पहले समझता है फिर बोलता है, अंडरस्टैंडिंग और स्पीकिंग। और ये दोनों कितने साल में डेवलप हो जाती हैं, ये दोनों डेवलप हो जाती हैं 2 साल की उम्र तक, एज ऑफ 2 में। तो 2 साल तक जब बच्चा होता है क्या कहा जाता है, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग। चलो पैसेज में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, जब बच्चा 2 साल का होता है उसमें क्या क्या आ जाता है बताइए, वो क्या कर सकता है, केवल बोल सकता है, गलत हो गया, केवल अंडरस्टैंड कर सकता है, गलत हो गया, दोनों ही चीजें हैं, अंडरस्टैंड एंड स्पीक सिंपल लैंग्वेज, दोनों चीजें उसमें आ जाती हैं जब तक वो 2 साल का होता है, अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है, स्पीकिंग भी आ जाती है, और इसलिए सी इज द राइट आंसर। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट प्यारे बच्चे, फटाफट से बताओ, किसी को कोई डाउट यहां तक। 3 पैसेज हम खत्म कर चुके हैं पूरे के पूरे, 3 पैसेज खत्म कर रहे हैं, चौथा पैसेज स्क्रीन पर आपके सामने, चौथा पैसेज स्क्रीन पर आपके सामने, सर दिख रहा है ये चौथा पैसेज, लीजिए स्क्रीन पर आपके सामने। फिर मैं इसे पढ़ा करके करा देता हूं, ठीक है, फिर से मैं इसे पढ़ा करके करा देता हूं।
चौथा पैसेज दिख रहा है सर, क्लियर? ये क्या कह रहा है इसके बारे में? इफ यू बिलीव, या तुम्हें विश्वास है, यू कैन, कुछ भी तुम कर सकते हो, तो तुम 100% कर पाओगे। सब कुछ विश्वास का खेल है। तुमने सोच लिया है, और मैंने आज सोच लिया है कि आज 9 से 10 पैसेज मुझे कराने हैं, तो मन में अंदर से आ गया कि बेटा हार नहीं माननी है, तब तक तो रुकना ही नहीं है। और यदि मैंने मन में ये सोच लिया कि आज 3 ही कराने हैं, तो 3 के बाद मन ही नहीं करेगा कि छोड़ यार बहुत हो गया। समझ रहे हो? सब कुछ थिंकिंग का है। या तुमने सोच लिया, विश्वास है, तो तुम कर पाओगे। तुमने सोच लिया है कि तुम नहीं कर सकते, तो कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं। थिंक नेगेटिवली, यदि नकारात्मक सोचोगे तो तुम्हें कैसे रिजल्ट मिलेंगे? यू विल गेट नेगेटिव रिजल्ट। समझ में आ गया? नकारात्मक सोचोगे तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे बाय योर थॉट्स। क्यों? क्योंकि तुमने अपने विचारों को क्या कर लिया है? यू क्रिएट अ नेगेटिव एटमॉस्फेयर। भाई नकारात्मक सोचोगे तो नकारात्मक माहौल अंदर बन जाएगा, नेगेटिविटी आएगी। और जो किसको आमंत्रित करेगा? हॉस्पिटेबल, मतलब बुलाना एक तरह से, हॉस्पिटल नहीं है। जो आमंत्रित करेगा नेगेटिव रिजल्ट्स को। सही बात है, मैं नेगेटिव सोच रहा हूं, दिल में नेगेटिव आंसर आ जाएंगे, मेरे माहौल बन जाएगा, और मैं नेगेटिव ही बात करूंगा कि ठीक है। इसके ठीक उल्टा बोला गया, कॉन्ट्रेरी माने उल्टा। यार पॉजिटिव सोचोगे तो तुमने एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना लिया है, और जिससे तुम्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे पक्का। ये क्लियर हो गया पूरा पैसेज, ऊपर का पैराग्राफ। नीचे चलते हैं। टू कल्टीवेट माने बनाने के लिए, विकसित करने के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग को विकसित करने के लिए आपको बहुत ही हर चीज के बारे में होपफुली, मतलब एक पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी। 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब हर चीज का पॉजिटिव, पैसिमिस्टिक हर बात में कमी देखेंगे वो। देन फीड, और अपने दिमाग में क्या भरना होगा? फीड माने भरना, विद गुड माने बहुत अच्छा, नर्सिंग माने बहुत न्यूट्रिशियस, पोषक, होलसम माने पवित्र विचार लाने पड़ेंगे, तब आप आगे बढ़ पाओगे। कीप गुड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, अच्छे दोस्तों की संगति में रहना होगा। हु आर ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब अ पर्सन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ एवरीथिंग। जो हर व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी है। रीड स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स किसे कहते हैं? धार्मिक किताबें। होली बुक्स को कहा जाता है जो क्या करेंगी? कास्ट अवे, CAST, जो दूर कर देंगे तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स को, नकारात्मक विचारों को दूर कर देंगे। धार्मिक किताबें पढ़ो। और लास्ट में भी यदि पॉजिटिविटी ना आए, इतने पर भी यदि नेगेटिविटी से पॉजिटिव ना आए, तो जब उसे याद करो, क्या वो भगवान की वो जो ग्रेट डील हुई थी, कौन सी? भगवान ने जब तुम्हें पैदा किया था तो तुमसे एक वायदा किया था कि इंसान बना रहा हूं, कुत्तों की तरह जिंदगी मत जीना, प्रे लास्ट अ डील, काउंट द ब्लेसिंग, उन आशीर्वादों को गिनो, द गॉड हैज गिवन यू एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब तुम पैदा हुए थे भगवान ने कहा था बेटा भेज रहा हूं, गलती से भी कीड़े मकोड़ों की तरह मत निकल जाना। 10 और उसके बाद यू कैन ओवरकम, तुम विजय पालोगे नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचारों पर। जो असफलता के नकारात्मक विचार हैं उन पर तुम विजय पालोगे, जीत जाओगे, और सफलता के सकारात्मक बीज बोझोगे। सफलता के सकारात्मक बीज आपके अंदर आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? पैसेज फटाफट बताओ, समझ में आया कि नहीं? पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। अब पढ़ने के बाद आपको गलती कभी नहीं होगी। या तुम नेगेटिव सोचोगे तो कैसे रिजल्ट मिलेंगे? तुरंत मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे कि नेगेटिव मिलेंगे? बैड नहीं कहोगे आप, क्योंकि वहां बैड नहीं आया, नेगेटिव आया है। थिंक नेगेटिवली, नकारात्मक सोचोगे तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। मैं पेपर को बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा, ये लीजिए, दिख रहा है सर? यदि नेगेटिव सोचोगे तो कैसे रिजल्ट मिलेंगे? नेगेटिव। आप कहोगे बेड भी तो कह सकते हो, बेड नहीं कहेंगे क्योंकि पैसेज में नेगेटिव कहा गया है। सर अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्या पहले का आंसर सी? दूसरा क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, फटाफट बताओ। यदि आप पॉजिटिव थिंकिंग विकसित करना चाहते हो अपने अंदर के मैं पॉजिटिव रहूं, तो क्या तुम्हें चिल्ला के बोलना पड़ेगा? चिल्ला के बोलोगे पॉजिटिविटी? नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। क्या तुम्हें बहुत प्यार से बोलना होगा? पॉजिटिविटी, इससे भी कुछ नहीं होगा। क्या तुम्हें बहुत तेज बोलना पड़ेगा? स्पीक लाउडली? नहीं। अरे भैया, बहुत तुम्हें आशावादी होकर के सोचना पड़ेगा। यू शुड थिंक एंड स्पीक होपफुली। रहमान, वो कबीर का दुआ आपने सुना होगा, ठीक है? वाणी के ऊपर के आप जो भी कुछ बोल रहे हो बहुत सोच समझ करके होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कुछ भी बोलने जा रहे हो, और बहुत डीपली सोचना होगा। यू शुड थिंक एंड स्पीक होपफुली, ऑप्टिमिस्टिक बनना पड़ेगा। दूसरे का सही आंसर ए। तीसरा क्वेश्चन क्या है? ये पैसेज पूरा किसके ऊपर है, सच बताओ? नकारात्मकता के ऊपर है, पर्यटन घूमने के ऊपर है,
नेचर प्रकृति के ऊपर है ऑप्टिमिस्ट होने के। हाउ टू बिकम फ्रॉम पेसिमिस्ट टू ऑप्टिमिस्ट, कैसे आशावादी बने, कैसे पॉजिटिव धारा विकसित करें। चौथा क्वेश्चन, क्या चीज तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स को दूर कर देगी, अभी बताया था न्यूज़पेपर कर देंगे, किताबें, मैगजीन्स या होली बुक्स। एक वर्ड आया था पैसेज में, स्क्रिप्चर्स, SCRIPTURES, धार्मिक कहा गया था। रीड द स्क्रिप्चर्स, धार्मिक किताबों को पढ़ो, रामायण महाभारत, कितना अथाह ज्ञान लिखा हुआ है, उनको पढ़ने का समय नहीं है। पढ़ क्या रहा हूं मैं, मियां खलीफा की बुक्स पढ़ रहा हूं, ठीक है। वॉट विल कास्ट अवे, तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स को दूर कौन करेगा, होली बुक्स दूर करेंगे, स्क्रिप्चर्स। और सर पांचवा क्वेश्चन, ये लीजिए पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पर, नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा सत्य नहीं है। जो असत्य है, जो गलत है पैसेज के हिसाब से, वो आंसर बताना है, जो सत्य नहीं है। अच्छे दोस्तों से हमारी सोच अच्छी होती है। ये क्यों है, क्योंकि ये तो पैसेज में कहा गया है कि ऐसा होता है। हमें बताना है जो सत्य नहीं है। प्लेयर नहीं है, प्रेयर है, PRAYER। प्रेयर करने से भगवान हमारे दिमाग को क्लीन रखता है, ये भी सही है, धार्मिक किताबें पढ़ने की कही गई है। ये पॉसिबल नहीं है टू चेंज, एक नकारात्मक से पॉजिटिव आदमी बन जाए, वो पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबल नहीं है, यही आंसर हो गया, क्योंकि उसने पूछा है एक ऐसा सेंटेंस बताओ इस पैसेज के अंदर जो चार ऑप्शन है जो गलत हो। ये गलत है। एक नकारात्मक आदमी को भी ऑप्टिमिस्टिक बनाया जा सकता है, बस ये आदतें चेंज करके, और इसलिए यही गलत हो गया। इट इज, इसमें कहा गया पॉसिबल नहीं है, लेकिन पैसेज के हिसाब से बिल्कुल पॉसिबल है, इसलिए असत्य हो गया, नॉट ट्रू हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं, सी इज द राइट आंसर। कौन सा पैसेज खत्म हुआ सर, चौथा पैसेज खत्म हुआ। पांचवा पैसेज स्क्रीन पर आपके सामने, अब आप पांचवा पैसेज स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा है सर, दिख रहा है, थोड़ा सा और कम कर देते हैं, लीजिए, दिख रहा है। अब आप कहो तो सर इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन से देखकर करा दो, ठीक है, मैं ऐसे करा देता हूं, ऐसा मत सोचिए। पहला, चलो भाई पहला क्वेश्चन देख लो, मैं उसी से करा रहा हूं आपको पैसेज को। पहला क्वेश्चन, द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर, मैं क्वेश्चन पढ़ के पैसेज को कराऊंगा, क्वेश्चन पढ़ के। द मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स क्या है नेशनल डेवलपमेंट के लिए, नेशनल जो राष्ट्रीय विकास के लिए सबसे बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स क्या है, जल्दी बताओ। पैसेज पर चलते हैं हम, ऊपर थोड़ा देखते चलो, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा सर, दिख रहा है सर। मोस्ट इंपोर्टेंट ऊपर की लाइन पढ़ो फटाफट से, क्या है। अमंग द नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हम जानते हैं नेशनल डेवलपमेंट में यूज होते हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ह्यूमन लेबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है पृथ्वी पर जितने अमंग नेचुरल रिसोर्स हैं, ह्यूमन लेबर। पहले का आंसर ए इज द राइट आंसर, पहला क्वेश्चन का आंसर ह्यूमन लेबर, ए इज द राइट आंसर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले का आंसर ए हो गया। सर दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर आपके सामने, ह्यूमन पावर का मतलब क्या होता है। ह्यूमन पावर किसे कहते हैं, केवल व्यक्ति, केवल आदमियों की पावर, केवल औरतों की पावर, या ऐसे लोग जिसमें बच्चे भी शामिल हों, या फिर दोनों मैन एंड वीमेन है। ह्यूमन का तो मतलब पता ही चल गया, ह्यूमन पावर किसे कहा गया पैसेज में, एक ही व्यक्ति, केवल मैन की, केवल वीमेन की, कि दोनों की। ह्यूमन पावर दोनों को कहा गया भैया, बार बार पैसेज में, यही तो समझाया गया पैसेज में। ये देख लीजिए, पैसेज में बार बार कहा गया है कि हम कुछ नहीं पर कर पाएंगे बिना औरतों के, बिना औरतों को ऐसे समझो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ह्यूमन पावर का मतलब ह्यूमन लेबर आ गई। ह्यूमन लेबर में असली चीज क्या है ये बताओ, केवल मैन, केवल फीमेल, के मेल एंड फीमेल, उसी के ऊपर पूरा पैसेज है कि बिना जो औरतों का रोल है वो भुला दिया जाता है, रोल ऑफ वीमेन। आदमियों को तो कंसीडर करना ही है, आदमियों के साथ साथ औरतों को करना है। इसलिए ह्यूमन पावर का मतलब क्या हुआ, जल्दी बताओ। ह्यूमन पावर का मतलब हुआ मेन एंड वीमेन दोनों की पावर, इसमें सब आ गए, मेल फीमेल सारे आ गए। तो ह्यूमन पावर का किसे कहा गया, जल्दी बताओ। बहुत मैन एंड वीमेन दोनों को ही ह्यूमन पावर कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन, इग्नोर्ड एंड ओवरलुक्ड, एक ऐसा चीज, तरीका, फैक्टर जिसे डेवलपमेंट में, राष्ट्र के विकास में जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता, वो क्या है। द इग्नोर्ड माने जिसको इग्नोर कर दिया जाता है, ओवरलुक्ड माने अनदेखा कर दिया जाता है, भुला दिया जाता है। वो वाला फैक्टर कौन सा है ये बताना है। वो कौन सा फैक्टर है जिसको भुला दिया जाता है, वो क्या है। औरतों का रोल है, चाइल्ड लेबर का रोल है,
ठीक है, जो भुला दिया जाता है, रोल ऑफ मिडिल मैनेजमेंट या विदेशी सहायता का रोल है, जल्दी बताओ। वो हमारे देश में वो ऐसा कौन सी चीज है जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता, वो भुला दिया जाता है। आपको अभी समझ में आएगा पैसेज को पढ़ते, ये देखिएगा, ठीक है। वन एसेंशियल फैक्टर, ये देख लीजिएगा, मैं दोबारा से दिखा रहा हूं। एक ऐसा इसेंशियल फैक्टर, सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर दैट इज यूजुअली, जिसको ओवरलुक और इग्नोर कर दिया जाता है, वो क्या है? द फॉरगॉटन फैक्टर इज रोल ऑफ वीमेन। वो फैक्टर क्या है, जल्दी बताइए? वो फैक्टर है महिलाओं का जो महत्व, उसको हमारे देश में अक्सर करके भुला दिया जाता है। उसका कोई रोल नहीं है, महिलाओं को किसी काम में शामिल ही नहीं किया जाता। तीसरे का सही आंसर हो गया वो वाला रोल, वो वाला फैक्टर जिसको भुला दिया जाता है, रोल ऑफ वीमेन। क्या है वो? फटाफट से बताइए क्या है वो? रोल ऑफ वीमेन। तीसरे का सही आंसर ए हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन फटाफट से बताओ, महिलाओं की मुश्किल से ही क्या होती है? हार्डली एनी वॉइस, कोई भी आवाज नहीं होती फैमिली और कम्युनिटी डिसीजन में, कोई भी इकोनॉमिक और लीगल स्टेटस में। तीसरा सबको मिला के कह दिया गया है, लीगल कम्युनिटी और लीगल और इकोनॉमिक डिसीजन में, या खुद को डिसाइड करने में। महिलाओं की किसी चीज में चलती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये पैसेज में कहा गया है, या ध्यान से देख लीजिएगा। ये लीजिए पैसेज आपके सामने। महिलाओं को हमेशा कहा गया है द फॉरगॉटन फैक्टर, अनएजुकेटेड होती है महिलाएं, विदाउट एनी वॉइस, कोई वॉइस नहीं होती, ना तो फैमिली में, ना कम्युनिटी डिसीजंस में, ना कोई लीगल और इकोनॉमिक स्टेटस होता। उनकी शादी कर दी जाती है जब वो एक्चुअली में बच्चे होते हैं। कुछ नहीं होता, ना तो फैमिली और कम्युनिटी डिसीजन में, ना कोई लीगल और इकोनॉमिक स्टेटस होता है। आंसर क्या हो जाएगा सर? महिलाओं का मुश्किल से ही क्या होता है? केवल फैमिली और कम्युनिटी डिसीजन ही नहीं होते हैं, न कोई इकोनॉमिक लीगल स्टेटस होता है। इसलिए सबको मिलाकर के सी इज द राइट आंसर। हार्डली एक नेगेटिव है, मुश्किल ही उनकी कोई फैमिली या कम्युनिटी डिसीजन में उनको शामिल किया जाता है, इसलिए 4 का सी इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन सर, ये तो पता ही चल गया होगा, किसी भी देश के विकास के लिए ये चारों ऑप्शन में दिखा देता हूं, 2 ये रहे, 2 यहां पर है। सर वीमेन पावर किसे कहते हैं? ये इसेंशियल पावर है किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए, बिल्कुल जरूरी है, यही तो पैसेज में कहा गया है। क्या ये केवल बच्चे पैदा करने की मशीन है? गलत। क्या ये इसेंशियल पावर है केवल शादी के लिए महिलाएं जरूरी हैं, या एक इसेंशियल पावर है केवल बच्चों की मौत कराने में? नहीं, ऐसा कोई सेंस ही नहीं है। पैसेज पूरा किसके ऊपर है? किसी भी देश का विकास तभी हो सकता है जब उसमें महिलाओं के रोल को भी शामिल किया जाएगा। इसेंशियल पावर इन द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। वीमेन पावर इसलिए बहुत जरूरी है, किसी भी देश के राष्ट्र के निर्माण में बहुत लाभकारी। क्लियर हुआ कि नहीं? 5वें का आंसर ए हो गया। कोई डाउट किसी को? सर अगला पैसेज, 5 पैसेज खत्म होते हैं, अगला पैसेज स्क्रीन पर आपके सामने है। ये तो बहुत सिंपल है यार, आप कहो तो मैं इसे पढ़ दूंगा, आप कहो तो डायरेक्ट क्वेश्चन से करा दूंगा, ठीक है। कभी भी छोटा पैसेज हो उसमें समय बर्बाद ऐसा मत सोचो, छोटा पैसेज उसे पढ़ लो, कोई बुराई नहीं, 50% आपको आइडिया हो जाता है। देखो कितना सिंपल है। पहली वो यात्रा खत्म होने के बाद, वॉयस किसे कहते हैं? समुद्री यात्रा। जब आप समुद्री मार्ग से कोई यात्रा करते हैं, ठीक है, आप रसिया पहुंचे, थाईलैंड पहुंचे, आप समुद्री यात्रा से जा रहे हैं, उसको वॉयस कहा जाएगा, बाई सी ट्रेवलिंग। पहली समुद्री यात्रा खत्म होने के बाद सिडमंड एक लड़का है, सिडबैंड, ठीक है, सिंडबैड, डिसाइडेड, उसने क्या डिसाइड किया? टू सेटल डाउन करने के लिए, बगदाद में रुकने के लिए, थोड़े दिन बगदाद इराक की राजधानी है, स्पेंड रेस्ट ऑफ लाइफ, और उसने सोचा पूरी जिंदगी वहीं रुका जाए। पहली समुद्री यात्रा खत्म हुई, फिर एक सिडमंड एक लड़का है जिसने सोच लिया, सिंडबार्ड, कि मैं अब पूरी जिंदगी बगदाद में ही जीऊंगा। लेकिन बट क्या हुआ? सुन जल्दी ही टायर्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ लिविंग, इस तरह की जिंदगी से वो ऊब गया, एक ही जगह रहना, क्योंकि वो तो घूमने वाला था। ही डिसलाइक्ड, उसे लेजीनेस पसंद नहीं था, नफरत थी उससे, एंड विस्ड, और उसकी इच्छा हुई दोबारा से एक बार और कुछ नया करने की। सो ही जॉइंड, फिर से उसने सेवरल, अन्य सारे दोस्त जो उसके मर्चेंट होते थे, मर्चेंट मतलब समुद्री व्यापारियों के साथ, फिर से वो एक समुद्री यात्रा पर चला गया दूसरी बार। दिस सेट सेल इन अ गुड शिप, उन्होंने दिस सेट सेल इन अ गुड शिप, एक अच्छा जहाज लिया, और क्या किया? एंड सून, जल्दी एक आइलैंड पर पहुंच गए, कंप्लीटली कवर्ड विद मेनी काइंड ऑफ फ्रूट ट्री, बहुत सारे उस पेड़ पर फलों के वृक्ष थे। वाइल द अदर मर्चेंट, जब अन्य जो व्यापारी थे जो यात्रा करने गए थे, क्या हुआ? वर अम्यूजिंग देमसेल्फ, अलग अलग तरीके से आनंद ले रहे थे दूसरी यात्रा पर। सिडबैंड सेट डाउन अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे बैठ गया, उसके किनारे पर नदी का जा रहा था, और उसने अपना खाना वहां पर खाया। नदी के किनारे एक पेड़ था, उसके छाया में बैठ गया, खाना खाया। अचानक उसे खाना उसे कैसा लगा? ही मेड अ गुड मील, अच्छा खाना किया उसने। आफ्टरवर्ड ही फेल अस्लीप, वो सो गया।
ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था हाउ लॉन्ग ही हैड स्लेप्ट, वो कितना कितना सोया, कितना लम्बा सोया। जब वो जागा व्हेन ही वोक अप, तो उसके सारे दोस्त, द शिप वाज नो लॉन्गर टू बी सीन, जहाज था ही नहीं, कोई दोस्त उसका नहीं था, सब जा चुके थे। उतना लंबी गहरी नींद सो गया। बहुत सिंपल पैसेज है। सिडमंड एक लड़का है, अब पहली समुद्र यात्रा करके दूसरी यात्रा कर रहा है। इराक में सेटल होने का प्लान बनाया, लेकिन वो थक गया ऐसी उबाऊ जिंदगी से कि एक ही जगह नहीं रह सकता, क्योंकि वो घूमने वाला है। वो दूसरी समुद्र यात्रा पर निकलता अपने ये व्यापारियों के साथ। एक दिन वो नदी के किनारे रेस्ट कर रहा होता है, समुद्र में जहां यात्रा कर रहा था। अचानक से उसे देखता है वो खाना खा के गहरी नींद में सो गया है, नदी के किनारे पेड़ की छाया में। उसके सारे दोस्त गायब हो गए और वो अकेला रह जाता है। तब जाके उसे काफी तकलीफ होती है। पहला क्वेश्चन, ये सारा हमने पैसेज पढ़ लिया, अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पैसेज को एक बार अच्छे से पढ़ लिया बेटा, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा पहला क्वेश्चन देखो, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा देखिए लीजिए। ये पहला क्वेश्चन है, बताओ व्हाट डिड सिडमंड डिसाइड टू डू आफ्टर, पहली यात्रा के बाद सिडमंड ने क्या डिसाइड किया कि वो दोबारा से समुद्र यात्रा पर जाएगा, एक बिजनेस खड़ा करेगा दोस्तों के साथ, वो सेटल डाउन बगदाद में। पहली समुद्री यात्रा के बाद उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो बगदाद में सेटल डाउन हो जाएगा। ये बात रेस्ट की कहीं बात नहीं बताई है। उसने कहा था कि मैं पूरी जिंदगी इराक की राजधानी बगदाद में ही रहूंगा। पहली समुद्री यात्रा के बाद सी, पहले का आंसर सी। दूसरे का आंसर बताओ स्क्रीन पर। Why did सिडमैन गो ना, सेकंड यात्रा पर वो क्यों गया? क्योंकि उसके दोस्त और फैमिली कह रहे थे, क्योंकि वो बहुत सारी समुद्री यात्राएं कर सकता था, वो और जगह देखना चाहता था, क्योंकि वो थक गया था एक ही जगह रहने से। पहली यात्रा के बाद वो बगदाद में बस गया था, फिर दोबारा से बोर हो गया, कह रहा मुझे लेजीनेस पसंद नहीं है, मैं घृणा हो गई है एक ही जगह रह रह के, मैं बोर हो गया हूं, इसलिए डी इज द राइट आंसर। इसलिए वो दूसरी यात्रा पर गया। सेकंड का डी हो गया। तीसरा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं जाने चाहिए, ऐसे पैसेज। विद हुम, किसके साथ सिडमंड ने ज्वाइन किया? दोबारा यात्रा किसके साथ की? अपने कजिन्स के साथ, गलत। सेलर्स के साथ, सेलर का नाम नहीं कहेंगे, अपनी मर्चेंट के साथ। कुछ मर्चेंट दोस्त थे, बिल्कुल सही है। जो समुद्री दोस्त होते हैं, जो समुद्र में व्यापार करते हैं, उन्हीं के साथ वो फिर से गया। ये नहीं होगा, अपने पड़ोसियों के साथ नहीं गया। सी इज द राइट आंसर। और चौथा क्वेश्चन यहां पर क्या है सर, ये लीजिए चौथा क्वेश्चन। सिडमंड और उसके दोस्त जब आइलैंड पर पहुंचे थे, जो कैसा था? जो वाइल्ड एनिमलों से भरा हुआ था, जंगली जानवर से, या बहुत सारे समुद्री लुटेरे थे, डाकू, या वो बहुत सारे फलों के पेड़ से? वो एक ऐसे आइलैंड पर पहुंचा दूसरी यात्रा में जहां चारों तरफ फलों के ही पेड़ थे, चारों तरफ से घिरे हुए थे। ऐसा पैसेज में हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चे। क्लियर हुआ? चौथे का आंसर सही। पांचवा क्वेश्चन और इसमें बचा हुआ है, स्क्रीन पर आपके सामने मैं खोल देता हूं। पांचवा ये आ रहा, जिसके ऑप्शन भी आपको शायद दिख रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? हिज फ्रेंड, उसके दोस्तों ने इंतजार किया, सिडमंड के जगने का नहीं किया था। सिडमंड की इच्छा नहीं थी उसको छोड़ने की, ऐसा कहीं नहीं किया है। द शिप लेफ्ट इवन बिफोर सिडमंड वोक अप फ्रॉम स्लीप, इससे पहले कि सिडमंड उससे जागता, नींद से जागता, ठीक है, इससे पहले सारे शिप उसे छोड़ चुके थे, जा चुके थे। द शिप लेफ्ट इवन बिफोर सिडमंड वोक अप फ्रॉम स्लीप, ये नहीं होगा। अगला, मर्चेंट भी उसके साथ सोए रहे, जागे, बिफोर दे कंटिन्यूड, नहीं। उससे पहले कि वो जागता, गहरी नींद से जागा, उसके सारे साथी दोस्त, मर्चेंट और उनके जहाज सब जा चुके थे उसे छोड़ करके। क्लियर हुआ? सातवां पैसेज स्क्रीन पर आपके सामने सर दिख रहा है। सातवां पैसेज, सातवां पैसेज दिख रहा है सर, बताइए। सातवां पैसेज दिख रहा है सर? चलो सर, अगला पैसेज एंटीबायोटिक दवाओं के ऊपर है। एक बार ध्यान से देखिएगा, आप पढ़ना चाहें तो बच्चे पढ़ सकते हैं। इन द पास्ट 50 ईयर्स, पिछले 50 सालों में, बहुत अच्छी बात कही है। डॉक्टर्स माने दुनिया के जितने डॉक्टर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के डॉक्टरों ने क्या कर दिया है? हैव एक्सेप्टेड, ये समझ लिया है, द प्रैक्टिस टू प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक्स। आप तुरंत जाओगे, कुछ भी बीमारी नहीं है आपको, कुछ भी नहीं है, अब तुरंत एंटीबायोटिक दे दी जाएंगी, पैरासीटामोल से लेके सब दवाइयां, अंग्रेजी दवाइयां उनको बोला जाता है। तुरंत डॉक्टर के द्वारा एंटीबायोटिक सलाह दी जाती है। द फर्स्ट साइन ऑफ अ ट्रिवियल इन्फेक्शन, आपको छोटे से छोटा इन्फेक्शन है, कोई बीमारी है, कुछ भी है, जुकाम खांसी कुछ भी है, आपको तुरंत एंटीबायोटिक दे दी जाएंगे। खतरनाक है, ये भी ये बताया गया है। और उसके बाद, और ट्रीट पेशेंट विद अ हैंडफुल ऑफ एंटीबायोटिक, मुट्ठी भर के आपकी बना दी जाती, ले 1500 की गोली, दिन रात खा मर जा,
मतलब डॉक्टर सही करने के लिए देता है, लेकिन इनका इतना चलन हो गया है, जिस व्यक्ति को बीमारी नहीं हुई या इम्यूनिटी वगैरह थोड़ी बहुत रही, वो दवा खाते खाते चला जाएगा, मर जाएगा। ये कहा गया कि एंटीबायोटिक का इतना ज्यादा यूज बढ़ गया है कि अब हम उसके बिना सोच भी नहीं सकते, नॉर्मल दवाइयां काम ही नहीं करेंगे। दीज डेज आजकल क्या हो रहा है, इट इज नॉट अनकॉमन नहीं है, वो कह रहा है अनकॉमन नहीं है, मतलब बहुत आम बात हो गई है। जो चीज नॉट अनकॉमन है वो कॉमन हो गई ना, इट इज नॉट अनकॉमन मतलब इट इज कॉमन, बहुत आसान हो गया, कॉमन हो गया। टू सी क्या देखना, प्रैक्टिशनर्स, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, प्रेस्क्राइबिंग मल्टीपल एंटीबायोटिक, एक साथ बहुत सारी एंटीबायोटिक देते हैं विदाउट एनी रियल इंडिकेशन, इवन उनको भी कुछ नहीं पता है। जो डॉक्टर का असिस्टेंट आया, ले बेटा ये खा ये खा ये खा, 10 दिन मर जा, और यहां 50,000 का बिल हो जाएगा, ठीक है, बिना किसी रियल इंडिकेशन और रिलीवेंस के, डॉक्टरों को भी नहीं पता है फॉर सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, कि ये जो ड्रग्स दी जा रही हैं, ये जो दवाइयां दी जा रही हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन दे रहे हो कितना खतरनाक भी हो सकता है। कई बार आपने देखा है दवा रिएक्शन कर जाती है, सब क्यों होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स जो होता है कई बार आपस में रिएक्शन करके, और वो एक गलत फॉर्मूले में जाकर के आपको रिएक्ट करती है, और वहां आदमी के सब किडनी और वो फेल हो जाते हैं। समझ पा रहे हो? एंटीबायोटिक्स हैव ट्रेडिशनली बीन नोन एज, हाँ इसमें एक पैसेज दो, मिरेकल ड्रग्स कहा जाता है आज इनको। मिरेकल मतलब जादू, आपको बुखार आ रहा है, आपको तुरंत दवा दी, इंजेक्शन लगाया, खत्म, अब तुरंत आराम मिला, इसलिए इनकी इतनी प्रैक्टिस हो गई, लोगों को आदत पड़ गई। अभी आप देसी दवा लेने जाते हैं, आपको बहुत समय लगता है चीजों को ठीक होने में, कितनी भी आपको बीमारी हो, एक दवा दी और आपके आराम मिल गया तुरंत, तो ये मिरेकल ड्रग्स भी कहलाती हैं। एंटीबायोटिक्स में वो पावर है, एंड देयर इज ग्रोइंग एविडेंस, और ये बात के पूरे सबूत हैं किस चीज के, दैट दे आर, क्या कर रही हैं वो, दे आर ओवरवर्कड मिरेकल्स, बिल्कुल सही है, दे आर ओवरवर्कड, कर रही हैं ओवरवर्कड मिरेकल्स, जादुई की तरह वो प्रूव हुई हैं, साबित हुई हैं, स्पेशली ऐसे देशों में, कंट्रीज में, लाइक जैसा हमारा देश की बात हो रही है, वेयर जहां देयर इजी एक्सेस, आसानी से मिल जाती हैं ड्रग्स टू अक्रॉस द काउंटर, किसी भी मेडिकल स्टोर से ले लो, इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक्स को भी मिला करके। हमारे यहाँ कोई रूल थोड़ी है, विदेशों में ऐसे दवाएं नहीं मिलती हैं कि कोई भी मेडिकल स्टोर खोल लिया फर्जी, ठीक है। वी कांट थिंक ऑफ अ रिटर्न टू प्री एंटीबायोटिक डेज, वाओ, लेखक कह रहा है अब हम सोच भी नहीं सकते एंटीबायोटिक देने से पहले वाले दिनों में, मतलब जब एंटीबायोटिक नहीं थी, अब हम सोचें कि वो दिन आ जाएं, देसी दवाओं का काम चल जाए, नहीं चल पाएगा, बीमारियां इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, येट फिर भी द अनब्रिडल्ड यूज ऑफ दीज एंटीबायोटिक एजेंट, ये जो एजेंट बेच रहे हैं, जो एंटीबायोटिक दवाओं को बुरी तरह बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी इंडिकेशन, बिना किसी एविडेंस के धुआं तरह बेच रहे हैं नकली दवाइयां, इज इनएक्सोरेबली प्रोपलिंग अस इन दैट डायरेक्शन, हमें उसी दिशा में इन्होंने धकेल दिया है, इतनी तेजी से जो इनका यूज हो रहा है। अब हम सोचें कि उन दिनों में लौट जाए जब आदमी केवल इन चीजों से ठीक हो जाता था, देसी दवाओं से, अब वो दिन नहीं आ सकते, इतना ज्यादा यूज बढ़ गया है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, ये लीजिए पहला क्वेश्चन, एंटीबायोटिक आर कॉल्ड ओवरवर्कड मिरेकल, क्यों कहा गया इनको, एंटीबायोटिक को ओवरवर्कड मिरेकल क्यों कहा गया है, जादुई जो ड्रग्स कहा गया है, क्यों, क्योंकि वो मुश्किल से यूज होती हैं, दे आर हार्डली यूज, ऐसा तो बिल्कुल गलत है, वो ओवर यूज हो रही हैं, बताऊंगा, ओवरवर्कड मिरेकल हैं, दे एग्जॉस्टेड देयर मिरेकल्स, उन्होंने अपने मिरेकल्स को एग्जॉस्टेड कर दिया, ऐसा भी नहीं, खत्म नहीं किया, दे परफॉर्म मिरेकल्स, या दे आर ओवर यूज, जल्दी बताइए। एंटीबायोटिक्स आर कॉल्ड ओवरवर्कड मिरेकल, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवर यूज्ड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं, बहुत ज्यादा, इसलिए उन्हें ओवरवर्कड मिरेकल कहा गया है, क्योंकि इन्हें बहुत गलत तरीके से, बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के, बिना किसी चीज के वो यूज की जा रही है, और इसलिए ओवरवर्कड है नेगेटिव सेंस में यूज हुआ है कि कुछ ऐसे जादू कर रहे हैं जो बहुत खतरनाक है, और इसीलिए इन्हें दे आर ओवर यूज्ड हैं। पहले का आंसर सी। दूसरा क्वेश्चन, बताओ हम क्यों नहीं सोच सकते, अब हम उन दिनों के बारे में नहीं सोच सकते जो पहले प्री एंटीबायोटिक डेज होते थे, बिना एंटीबायोटिक दवाएं देने से पहले का जमाना क्या दोबारा आ सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि एंटीबायोटिक हमारा अभिन्न हिस्सा बन गए, इंडिस्पेंसेबल, अलग नहीं हो सकती, देखेंगे हम जा सकते हैं उन दिनों में, वी कांट स्टॉप यूजिंग एंटीबायोटिक, अब हम एंटीबायोटिक का यूज करने से नहीं रोक सकते खुद को, एंड वी कैन स्टॉप यूजिंग, क्या हम रोक सकते हैं, क्या ये हमारा अभिन्न अंग बन गई है, ये सबसे सही होगा,
ये अब उन दिनों में नहीं लौट सकते क्योंकि बिना एंटीबायोटिक के यूज के अब आदमी जिंदा नहीं रह सकता। वी कैन नॉट स्टॉप यूजिंग एंटीबायोटिक। अब यूज करना मजबूरी बन गई है, हमारा अभिन्न हिस्सा बन गई है। बिल्कुल ठीक है, आंसर क्या होगा? ए नहीं होगा, सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? सी इज द राइट आंसर। सर पैसेज किसके बारे में बता रहे हैं? पूरा पैसेज हमें क्या बताता है कि एंटीबायोटिक्स ने जादू किए हैं। एंटीबायोटिक्स आर अवेलेबल एट द काउंटर्स पर आसानी से अवेलेबल, ये बात सही है। द यूज ऑफ एंटीबायोटिक इज अनकंट्रोलेबल। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली, बिना भेदभाव के यूज हो रहे नहीं। द यूज ऑफ एंटीबायोटिक इज अनकंट्रोलेबल, बिना किसी कंट्रोल के चल रहा है। बताओ किसके ऊपर है पैसेज, किसके ऊपर है पूरी तरह से? द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का जो यूज है इज अनकंट्रोलेबल है, बिना किसी कंट्रोल के, अब उसे रोका नहीं जा सकता। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। पैसे से हमें पता चल रहा है कि नहीं? अनकंट्रोलेबल है, कोई कंट्रोल नहीं। आप कहोगे ये भी तो सही है, एंटीबायोटिक्स आर अवेलेबल एट द काउंटर्स, वो तो बात सही है, इजिली अवेलेबल है, लेकिन सी इज द राइट आंसर। और चौथा क्वेश्चन सर क्या है पैसेज के अकॉर्डिंग? दिस पैसेज डिस्कस द यूज ऑफ, किसका यूज कर रहा है? नॉर्मल दवाइयां जो होती हैं, मिरेकल ड्रग्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के बारे में पूरा पैसेज है। पूरा का पूरा पैसेज एंटीबायोटिक्स के ऊपर है। पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पर, ये क्या हुआ है? पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, चलो मैं बता देता हूं, अब ये कट गया थोड़ा सा। इट इज नॉट, इट इज रेयर टू, आज के दिनों में इट इज नॉट अनकॉमन, मतलब ये कॉमन है टू प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक्स का क्या मतलब है? ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस बन गई है टू प्रेस्क्राइब एंटी, इट इज नॉट अ कॉमन प्रैक्टिस टू प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक। चलो छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ये बताना है, ये आपके सामने पैसेज आ रहा है, इसमें से ये बताना है फटाफट से। ये इट इज रेयर टू प्रेस्क्राइब, बहुत ही दुर्लभ केस में वो दी जाती है, दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूँ। क्या ये बहुत दुर्लभ मिलती है? ऐसा नहीं है। इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस बन गई है एंटीबायोटिक प्रैक्टिस करने की। बिल्कुल सही है, कॉमन बन गई है। ये कंपलसरी हो गया है, प्रेस्क्राइब कंपलसरी तो नहीं है। इट इज नॉट कॉमन, नॉट कॉमन नहीं है, ये कॉमन प्रैक्टिस बन गई है। ये कॉमन प्रैक्टिस बन गई है एंटीबायोटिक देने की, प्रेस्क्राइब करने की। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट? अगला क्वेश्चन सर, पैसेज स्क्रीन पर, आठवां पैसेज स्क्रीन पर है आपके सामने। देखो ध्यान से देखिए भाई, आठवां जो पैसेज है, आठवां जो पैसेज है वो आपके सामने है स्क्रीन पर। आठवां जो पैसेज है वो स्क्रीन पर आपके सामने है। देखो ध्यान से देखिएगा। द इंटरव्यू मे बी कंडक्टेड बाय लेटर और बाय टेलीफोनिक। समझना ये पैसेज किसके ऊपर है? कोई भी इंटरव्यू होता है या तो वो लेटर से होता है, लेटर लिख करके, या फिर वो टेलीफोनिक करा दिया जाता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू हो जाता है, मोबाइल पर ही बात हो जाए। क्लियर हो गया? एज वेल एज इन पर्सन, तीन तरह से इंटरव्यू होते हैं, या तो लेटर के द्वारा, या टेलीफोनिक फोन पर ही, और या फिर सामने फेस टू फेस। समझना, लेटर एंड टेलीफोनिक दोनों जो होते हैं इंटरव्यूज आर लेस सेटिस्फैक्ट्री, इनका उतना ज़्यादा संतुष्टि नहीं होती। जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं आपको बुलाया जाता है कि भाई आप सामने आओ, फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, फोन पर इतना पता नहीं चलता। कहा जा रहा है जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है विद एन इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति से फेस टू फेस जो इंटरव्यू होता है, फेस टू फेस फॉर बोथ इंटरव्यू, इंटरव्यूअर इंटरव्यू देने वाला एंड इंटरव्यूइंग इंटरव्यू लेने वाला, पर्सनल रिएक्शन आपस में उनका इंटरेक्शन होता है, एंड इंटरेक्शन डिड नॉट ओनली इन रेपर्ट, ये बजाय से ऐसा नहीं कि खाली पता चल पाए, बट आल्सो इन ऑब्टेनिंग नॉनसेंसेस, पता चल पाता है आपके नॉनसेंसेस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन बाय द रिएक्शन से विच आर मोर फुली ऑब्जर्व इन फेस टू फेस रिलेशनशिप। लेखक कह रहा है तीन तरह के इंटरव्यू, एक होता है टेलीफोनिक, एक होता है लेटर के द्वारा, लेटर मतलब लिख करके, तीसरा होता है आपका फेस टू फेस इंटरव्यू। तीनों में सबसे ज्यादा प्रभावी कौन है? फेस टू फेस। क्लियर हो गया? एडिक्वेट प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू इज मस्ट, बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत होती है, मस्ट होती है, बहुत जरूरी है। केयरफुल प्लानिंग बहुत ज्यादा क्या बचाती है? प्रॉपर आप प्लानिंग करके गए इंटरव्यू की, वो सिर्फ न केवल समय बचाएगी बट आल्सो द एनर्जी ऑफ बोथ, इंटरव्यू लेने वाले और देने वाले दोनों की एनर्जी को भी बचाते हैं। इंटरव्यू, द इंटरव्यू इज यूज टू ऑब्टेन, इंटरव्यू क्यों कराए जाते हैं?
फैक्ट और सब्जेक्टिव डेटा का पता लगाने के लिए, जैसे कि सबके इंडिविजुअल ओपिनियन क्या है, एटीट्यूड कैसा है और प्रेफरेंसेस क्या हैं। क्लियर? इंटरव्यू आर यूज टू, घर पे तो कॉल कर सकते हैं। इंटरव्यू आर यूज टू चेक ऑन क्वेश्चनियर्स। इंटरव्यू कहां यूज किए जाते हैं? इंटरव्यू आर यूज टू चेक आपके क्वेश्चनियर्स विच में हैव बीन यूज्ड टू ऑब्टेन। इंटरव्यू लिया जाता है क्या करने? चेक करने के लिए क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं विच में हैव बीन यूज्ड टू ऑब्टेन। डेटा लिया जाता है और व्हेन अ प्रॉब्लम, जब एक प्रॉब्लम आती है, बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, कि वो कॉम्प्लेक्स है या नहीं, और व्हेन द इंफॉर्मेशन, जो जरूरत हो, नीडेड टू सॉल्व इट कैन नॉट बी सिक्योर्ड इजिली इन एनी अदर वे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पीपल विल ऑफन गिव इंफॉर्मेशन, लोग जानकारी देंगे ओरली बट विल नॉट पुट इट इन राइटिंग, लेकिन राइटिंग में लिख करके उसे नहीं देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? ये पैसेज के बारे में पूरा इंटरव्यू के फॉर्मेट के ऊपर है। इंटरव्यू किस तरह से कंडक्ट किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, ध्यान से। इंटेंशन ऑफ द राइटर्स ऑफ दिस पैसेज का इंटेंशन क्या, लेखक का? वो सचेत करना है रीडर्स को अगेंस्ट कंडक्टिंग इंटरव्यू के बारे में, क्या ऐसा है? इंस्ट्रक्ट पीपल, लोगों को बताया जा रहा ऑन द बेस्ट मीन ऑफ कंडक्टिंग इंटरव्यू, इंटरव्यू का सबसे अच्छा तरीका देने का क्या है? टेल पीपल हाउ टू मेक फ्रेंड विद इंटरव्यूअर्स, ये भी नहीं कहा गया दोस्त कैसे बनाए। एडवाइज पीपल ऑन द यूज ऑफ लेटर एंड टेलीफोन, सबसे सही आंसर क्या होगा? सॉरी, बहुत सिंपल तरीके से लेखक ने क्या कहा ये देख लो। लेखक बस ये बता रहा है इस पैसेज में कि सबसे अच्छा तरीका, कितने तरीके इंटरव्यू देने का, जिसमें फेस टू फेस इंटरव्यू सबसे अच्छा होता है, बेस्ट मीन्स ऑफ कंडक्टिंग इंटरव्यू। क्लियर हुआ? सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ सर? थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये लीजिए स्क्रीन पर आपके सामने आ गया, ये आ गया। अकॉर्डिंग टू द ऑथर बेस्ट वे क्या है इंटरव्यू कंडक्ट करने का? सबसे अच्छा तरीका क्या है? टू टॉक टू द इंटरव्यूअर ओवर टेलीफोन के ऊपर इंटरव्यू देना, ठीक है, या लेटर लिख के इंटरव्यू देना, या डायरेक्ट जो फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, जो है डायरेक्ट कन्वर्जेशन होती है इंटरव्यूअर के साथ, वो सबसे अच्छा तरीका है, सब कुछ उसमें निकल के आ जाता है। सर तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, तीसरा क्वेश्चन ये लीजिए स्क्रीन पर आपके सामने, ये तीसरा क्वेश्चन है। बताओ, इफ आई वॉन्ट टू इंटरव्यू समवन, यार मैं किसी का इंटरव्यू करना चाहता हूं, ठीक है, इफ आई वॉन्ट टू इंटरव्यू समवन, किसी का मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूं, तो क्या होना चाहिए मेरे पास? ऑल आई नीड टू डू इज टू जस्ट ड्रॉप इन एंड हैव अ टॉक विद द पर्सन, व्यक्ति से बात करें, या आई ऑट टू प्लान एंड प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू वेल, पहले से ही मुझे इंटरव्यू के बारे में तैयार हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही है, वेल प्लानिंग। आई हैव टू रिंग अप द पर्सन, उसे कॉल करना है और सारे क्वेश्चन अपने पूछ लेने हैं, ऐसा होना चाहिए। एस्टेब्लिशिंग गुड रैपर्ड विद द पर्सन विल बी एनफ, विद द पर्सन विल बी एनफ, ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा, पहले से तैयारी की जानी चाहिए। आई बॉट टू प्लान, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, केयरफुल प्लानिंग होनी चाहिए इंटरव्यू देने से पहले, एडवांस में एक प्रॉपर प्लानिंग लेनी चाहिए, उसी के हिसाब से। तीसरे का सही आंसर बी होगा, तीसरे का सही आंसर क्या होगा? बी होगा, तीसरे का सही आंसर बी होगा। चौथा क्वेश्चन, फेस टू फेस जो इंटरव्यू इंटरेक्शन होता है विद द इंटरव्यू अनेबल्स टू द इंटरव्यूअर, क्या बनाता है? फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द इंटरव्यू देने वाले के साथ अनेबल्स द इंटरव्यूअर को क्या करता है? टू अंडरस्टैंड शेड्स ऑफ मीनिंग नॉट रियली अवेलेबल रिटन रेस्पॉन्स, ऑब्जर्व द फिजिकल सेलियर्स स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरव्यूज, लिसन टू द वॉइस ऑफ इंटरव्यू डायरेक्टली, वॉइस से कोई मतलब नहीं है, कॉम्पेल द इंटरव्यू टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस इन राइटिंग, मतलब ही नहीं है, ऑब्जर्व द फिजिकल स्टैच्यू ऑफ द इंटरव्यूज, क्या ये देखा जाता है? अंडरस्टैंड शेड्स ऑफ मीनिंग नॉट रेडीली अवेलेबल, बिल्कुल से, जो चीजें लिखित में हमें पता नहीं चल पाते हैं उनको फिजिकली चेक किया जा सकता है। अंडरस्टैंड शेड्स ऑफ मीनिंग, उन बातों को समझा जा सकता है जो रिटन रेस्पॉन्स में हमें नहीं दिखी, इसलिए इंटरव्यू लिए जाते हैं कि एक्चुअल में उसके जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज कैसे हैं, उनको इंटरव्यू में देखा जा सकता है आसानी से। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चौथा क्वेश्चन का आंसर हो गया सर, ए इज द राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, ये लीजिए पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। द ऑथर यूज्ड, एक ऑथर ने एक शब्द यूज किया, इंडिविजुअल ओपिनियन, एटीट्यूड एंड प्रेफरेंस आर एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल है ये? ऑब्जेक्टिव डेटा है अबाउट द इंटरव्यूज, समझना आप,
एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट इररिलेवेंट टू द इंटरव्यू प्रोसेस, मतलब ही नहीं है। ऑथर यूज टू इंडिविजुअल ओपिनियन, एटीट्यूड एंड प्रेफरेंस, क्या है ये? साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पार्टिकुलर टू अ गिवन इंटरव्यू, एंड लाइक्स एंड डिसलाइक्स कॉमन टू इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूज, लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं है। उसके इंडिविजुअल ओपिनियन क्या है, साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या है किसी बारे में, एटीट्यूड कैसा है, प्रेफरेंसेस क्या है। इन दोनों चीजों को समझने के लिए उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पार्टिकुलर टू अ गिवन इंटरव्यूअर की, देने वाले की कैसी हैं, वो समझने के लिए ये शब्द यूज किए गए, याद रखना, ठीक है ना। इंडिविजुअल ओपिनियंस, एटीट्यूड एंड प्रेफरेंसेस, क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी का? पांचवा क्वेश्चन, नौवां पैसेज स्क्रीन पर आपके सामने है। नौवां पैसेज स्क्रीन पर आपके सामने है। अब मैं इसको कराऊंगा क्वेश्चन से। नेचर ने, पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये देखो नेचर ने हमें क्या रियलाइज कराया है। पहला क्वेश्चन, नेचर हैड मेड मैन रियलाइज, क्या रियलाइज कराया, किस फैक्ट से? नेचर ने किस फैक्ट से मैन को रियलाइज कराया है, ये बताइए। द लार्जेस्ट क्रिएचर इमर्ज विक्टोरियस फ्रॉम द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल, क्या ये लार्जेस्ट, सबसे लार्ज क्रिएचर होंगे? चलो मैं पढ़ के बता देता हूँ इस पैसेज को, जिससे आपको थोड़ा तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। इस पैसेज को, थोड़ा सा ये पैसेज टफ है इसलिए समझ में आपको पढ़ के जल्दी आ जाएगा मुझे लगता है, इसलिए पैसेज को पढ़ना जरूरी है पहले। ये लीजिए, एज द रूलर्स ऑफ द प्लानेट, प्लानेट क्या होगा, ग्रह, ग्रह को चलाने वाले कौन है, इंसानों की बात हो रही है डायरेक्टली। प्लानेट यहां पृथ्वी को बोला गया है, रूलर्स माने शासक कौन है पृथ्वी को चलाने वाले, ह्यूमन बीइंग, इंसान। इंसान कह दिया उसने, क्या सोचता है, टू थिंक, ये सोचता है दैट दिस इज द लार्जेस्ट क्रिएचर, हम जैसे बड़े लोग ही बच पाएंगे, हु विल इमर्ज विक्टोरियस, हम विजय पालेंगे किस पर, एज द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, जब भी पृथ्वी पर कोई संकट आएगा सर्वाइवल की बात होगी, केवल लेखक सोचता है, लेखक नहीं सॉरी, ह्यूमन सोचते हैं इंसान, हम सबसे बड़े जानवर क्रिएचर हैं सॉरी, और हम ही बच पाएंगे, लेकिन गलत है। नेचर ने क्या सिखाया है, हाउएवर नेचर टीचेज अस द अपोजिट, उसने उल्टा सिखाया है, इट इज ऑफन द स्मॉलेस्ट स्पीसीज, सबसे छोटे जो स्पीसीज होंगे, प्रजातियां होंगी सबसे स्मॉल, विच आर द टफेस्ट एंड मोस्ट एडेप्टेबल, छोटे से जितने भी कीड़े मकोड़े, ये सब कितनी छोटी प्रजाति हैं, कुछ भी होता है, कल को बाढ़ आ जाए पानी में तैर लेंगे, कोई दिक्कत है क्या? क्या इंसान बहुत दिनों तक तैर पाएगा, मर जाएगा। तो यही सबसे ज्यादा टफेस्ट और मोस्ट एडेप्ट करने वाली प्रजाति है, सबसे जो स्मॉलेस्ट है, ये नेचर ने हमें सिखाया है। चींटी बाढ़ आ गई तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ऊपर तैरती रहेगी, पत्ते पर आ जाएगी, बच जाएगी, इंसान कब तक बच पाएगा? अब परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है ये बताया गया, हमिंग बर्ड एक पक्षी का नाम है, विच इज फाउंड इन अमेरिका में पाया जाता है। वन स्पीसीज, एक ऐसी प्रजाति ऑफ हमिंग बर्ड की, वो जानी जाती है बी हमिंग बर्ड, मधुमक्खी के नाम से, और वो रैंक कैसी आती है, वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट, दुनिया का सबसे छोटा और सबसे हल्का पक्षी है। इट इज बियरली विजिबल, मुश्किल से ही दिखाई देता है जब ये उड़ता है, फ्लाइट माने जब ये उड़ता है तो ये दिखाई नहीं देता, इतना छोटा पक्षी है, क्रिएचर है, पक्षी की उसमें आता है। हमिंग बर्ड आर द ओनली बर्ड, ये अकेले ऐसे बर्ड होते हैं एक्सक्लूसिवली जो पीछे भी उतनी ही गति से उड़ सकते हैं। इंसान पीछे उल्टा नहीं चल सकता, लेकिन ये चल सकते हैं। दे फीड मेनली, वो क्या खाते हैं, उनमें ताकत कहां से आती है इतनी, नेक्टर ऑफ फूलों का शहद खाते हैं, अमृत। अ लिक्विड, एक ऐसा लिक्विड जेट दैट इज रिच इन एनर्जी, भरपूर मात्रा में एनर्जी होती है। नेक्टर इज एन आइडियल फूड सोर्स, एक बहुत ही अच्छा खाना है किसके लिए, फॉर हमिंग बर्ड के लिए। क्यों? क्योंकि उसको जरूरत होती है इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ, बहुत ज्यादा अमाउंट किसकी, ऑफ एनर्जी की, टू सस्टेन देयर बॉडी मेटाबॉलिज्म, अपने बॉडी मेटाबॉलिज्म के हिसाब से जितना उसका शरीर होता है उससे आधे वजन का, मान लो मेरा वजन 70 किलोग्राम, 35 किलो, इसी तरह इतना छोटा हमिंग बर्ड है, अपने आधे शरीर के आधे वजन का शहद खा जाता है। हमिंग बर्ड इज विंग्स, उसकी पंखें फड़फड़ाती हैं किसकी रेट से, ये 100 टाइम्स है, 100 टाइम्स पर सेकंड, एक सेकंड में उसकी पंखें 100 टाइम्स फड़फड़ाती, फड़ एक सेकंड में। एंड, और उसका दिल धड़कता है, इट इज टिनी हार्ट, इतना छोटा हार्ट होता है, बीट मोर देन, एक मिनट में 1000 बार धड़कता है, जैसे हमारा दिल 70 से 80 बार धड़कता है एक मिनट में एवरेज, उनका 1000 बार धड़कता है। और इसीलिए दिस इज वाई, इसीलिए दे मस्ट कंज्यूम रिलेटिवली, बहुत ज्यादा खाना इसलिए वो खाते हैं क्योंकि पच जाता है, रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड इन द कोर्स ऑफ अ डे, पूरे दिन में वो कितना खा जाते हैं, हमिंग बर्ड कंज्यूम कर लेता है अपने बॉडी वेट का आधा वेट शहद को कंज्यूम कर लेता है नेक्चर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई?
सर पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, पैसेज कोई टफ नहीं होता, आपको अभी पढ़ के मैंने बताया तो आपको बहुत आसान लगा, ये खुद आप पढ़ते तो आपको तकलीफ होती। नेचर ने हमें क्या सिखाया गया, रियलाइज, आदमी को बताओ कि लार्जेस्ट क्रिएचर बचे रहेंगे कि स्मॉलेस्ट बचे रहेंगे, केवल स्मॉलेस्ट बचे रहेंगे। याद रखना, जब भी कोई सर्वाइवल की बात आएगी बाकी सब मर जाएंगे। सबसे छोटे से छोटे क्रिएचर क्योंकि वही सबसे टफेस्ट और मोस्ट एडेप्टेबल होते हैं। पहले का बी आंसर। सर दूसरा क्वेश्चन फटाफट स्क्रीन पर आपके सामने लीजिए, बताओ कौन सा स्टेटमेंट हमिंग बर्ड के बारे में ट्रू है। ये दिखाई देते हैं जब ये उड़ते हैं, नहीं दिखाई देते। ये स्केप्स हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं जब ये उड़ते हैं। इट कैन नॉट बी सीन व्हेन इट इज इन फ्लाइट, नहीं दिख सकते। इट कुड फ्लाई हाइट बियॉन्ड द क्लाउड्स, ये भी गलत, बादलों से ऊपर उड़ते हैं। इट स्केप्स हमारी आंखों से बुझ जाते हैं जब उड़ते हैं। ये नहीं दिख सकते, जब ये उड़ते हैं तो दिखाई नहीं देते, इतने छोटे होते हैं हमिंग बर्ड, इतना छोटा। दूसरे का डी आंसर। सर हमिंग बर्ड और लॉट ऑफ एनर्जी चाहिए किसके लिए, मेंटेनिंग देयर बॉडी मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल सही है। रिदम बनाने के लिए, हार्ट बीट का फ्लैप करने के लिए पंखों को, या स्ट्रगल, नहीं भैया, बॉडी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए उन्हें। और सर चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या है हमिंग बर्ड के बारे में। हमिंग बर्ड जो एक्सक्लूसिव होते हैं, एक्सक्लूसिव किसे कहते हैं, जो दुनिया में सबसे अलग हो। सबसे अलग क्या चीज है हमिंग बर्ड में, भैया ये नेचर पे निर्भर रहते हैं नहीं, दे कंज्यूम हाफ ऑफ देयर बॉडी वेट, खा जाते हैं नहीं, वो उल्टी दिशा में भी उतनी तेज गति से दौड़ सकते हैं। ये सबसे अलग हो गया, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी हो गई। सब एक तरफ दौड़ती हैं, दोनों तरफ दौड़ लेते हैं। और एक वर्ड आया यहाँ पे इनक्रेडिबल, उसका मीनिंग क्या है, इस पैसेज में एक वर्ड आया इनक्रेडिबल। ट्रेमेंडस माने विशाल होता है, अनबिलीवेबल यही आंसर होगा। इनक्रेडिबल एक इतना अच्छी चीज, कोई ऐसी चीज जिस पर विश्वास ना हो, अनबिलीवेबल हो, उसी को कहा जाता है इनक्रेडिबल। ये आंसर हो गया बी। क्लियर हुआ कि नहीं। टोटल 9वां पैसेज, शायद 9 पैसेज हैं, 10वां पैसेज इसमें है नहीं, इसलिए वो हट गया, पैसेज था लेकिन हट गया है, इसलिए 9 पैसेज कंप्लीट हो गए। ओवरऑल पैसेज कैसे लगे, इनकी पीडीएफ कॉपी मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, टेलीग्राम ज्वाइन कर वहां पर प्लीज आप जाकर के एक बार चेक कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, रिटन क्लियर करने के बाद फेज सेकंड के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है सुधीर डिफेंस अकेडमी। एक बार आ जाइए, आप जहां से भी आ रहे हैं, किसी के भी नंबर ले लो, फिजिकल मेडिकल चेकअप, रहना खाना, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, एक बैच में केवल 20-20 बच्चे, टॉप लेवल की क्वालिटी। पिछली बार लास्ट ईयर 200 बच्चे आए, 156 बच्चों ने फेज सेकंड क्लियर किया, बहुत बेहतरीन रिजल्ट। फेज सेकंड रिटन के बाद या रिजल्ट के बाद आप आ सकते हैं सुधीर डिफेंस एकेडमी चैनल पर, आप बने रहिए, वहां से आपको सारा, किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप दिए गए नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं, 8954047969 एंड 7455912150। किसी तरह की कोई क्वेरी है प्लीज आप हमें कॉल कर लीजिए। बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।